नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में हम आपके समक्ष नित्य प्राय इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में उपस्थित होते हैं। इसी संदर्भ में लीजिए आइए जानते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि पूरे एक वीडियो में पूरा एक यूनिट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। तो शुरू करते हैं। यूजीसी नेट की इकाई 3 काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए जानते हैं काव्यशास्त्र क्या चीज है। सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो काव्यशास्त्र क्या है कि संस्कृत काव्यशास्त्र आता है सबसे पहले, और काव्य क्या है, कविता क्या है, इस सब में आपको आराम से मिल जाएगा। काव्य लक्षण जो आता है ना, उसमें आपको काव्य की कविता का परिचय मिल जाएगा, ठीक है। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और श्रव्य दृश्य दोनों आता था जो नाटक होता था। दृश्य काव्य जो देखा जाता था, श्रव्य काव्य जो सुना जाता था। 3 चीजें होती थी, ठीक है। काव्य शास्त्र का क्या होता है कि वेदांगों मिलता है शिक्षा, छंद, कल्पना रूप में, और उसी समय पे कथा का विकास हुआ था। कथा मिल जाती थी प्राचीन काल में, ठीक है। हम जब गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे तो बहुत बाद में पढ़ेंगे हिंदी का, लेकिन कथा वहां से मिलती आ रही है, लेकिन उनका कोई तुक नहीं था, ठीक है। ये साहित्य के अंतर्गत नहीं आती होगी। अब सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में वो माना जाता है काव्य लक्षण। इसी प्रकार हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक के अंतर्गत एक एक परिभाषा और एक एक विद्वान को जानते जाएंगे तो अपने आप ही सारा मामला डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जब परिभाषाओं की बात आएगी, हमारे विद्वान ही काम आएंगे, हमें प्राचीन ही, ठीक है। और प्राचीन के बाद में हमारे मध्यकाल के, और इसके बाद में हमारे आधुनिक, आधुनिक के बाद में कोई पाश्चात्य विद्वान हम जानेंगे, ओके। हर जगह पर परिभाषा आएगी, हर फील्ड में काव्य लक्षण हो, काव्य अलंकार हो, और कुछ वक्रोक्ति वगैरह जो भी आएगी सारी आएगी, ठीक है। आइए जानते हैं। भरत मुनि जी दूसरी सदी के थे, और इन्होंने क्या किया, नाट्यशास्त्र लिखा, और 500 श्लोक, सॉरी 5000 श्लोक थे, 36 अध्याय थे नाट्यशास्त्र में। काव्य को अभिनय के रूप में जाना इन्होंने, काव्य को अभिनय के रूप में जाना, यानी कि इनके थोड़े थोड़े काव्य शास्त्र के विद्वानों का परिचय है, और ये परिचय मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से कोई सार नहीं है। काव्य शास्त्र में विद्वानों का परिचय बताने से कोई सारांश नहीं है। परिचय में आपको, मतलब परिचय इन द सेंस के इनका कालक्रम बता चुका हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि काव्य के लक्षण क्या है। काव्य लक्षण में भामह सबसे पहले मत देते हैं अपने, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विधाम। जब मैं इनका बता रहा था आपको नाम और किशन, तो आप कह रहे थे कि इनके कथन भी बताओ, उसी संदर्भ में मैं इनके कथन लेकर आ जाया हूँ आपके समक्ष। देखिए आप, सबसे पहले भामह का कथन है। भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम च पद्यम, गद्यम पद्यम च तद्विधा, यानी गद्य पद्य इसकी विधा है, शब्दार्थ और सहित। देखिए इसकी हिंदी सुन लीजिए। शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ का साहित्यिक सामान्य काव्य है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आप उलझ जाएंगे। इसमें आपको सीधा ये है कि इनके कथन ध्यान रखिए, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सर्किट से पढ़ाऊंगा। कारण इसका है ये है कि इसमें ज़्यादा ध्यान देने पे ज़्यादा उलझ जाते हैं। हाँ, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो आपके कुछ समझ में आएगा काव्यशास्त्र। इसीलिए काव्यशास्त्र में आपको एक तरीके से मान लीजिए कि रट्टू तोता बन जाए, आप इनकी बस परिभाषाएं और उसके अर्थ याद कर लो और नाम, ठीक है। दंडी क्या कहते हैं, काव्यादर्श इनका दंडी का है, काव्य अलंकार भामह का है, ठीक है। काव्यादर्श दंडी का अपना जो ग्रंथ है वो है, ये कहते हैं शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यक्षन छिन्ना पद्मवती, यानी कि जो इष्ट अर्थ होता है शरीर, काव्य रूपी शरीर का, और वो पदावली होती है, वही आपका जो है काव्य है। क्या कहते हैं कि इष्ट अर्थ युक्त पदावली काव्य का शरीर मात्र है। इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है, मतलब काव्य का शरीर इष्ट युक्त पदावली है। वामन क्या कहते हैं, वामन का समय 8वीं शताब्दी, मैंने आपको बताया ही था। वामन जी कहते हैं कि काव्य, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। इनमें कहते हैं काव्य शब्दार्थो, सॉरी, काव्य शब्दो गुणालंकारम संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तते, यानी कि काव्य का जो है गुण यही है कि संस्कृत के शब्दों का अर्थ है। कुछ इस प्रकार है, गुण व अलंकार प्रयुक्त युक्त शब्दार्थ ही काव्य है, ठीक है। और संस्कृत में काव्य है, इन्होंने ऐसे कहा है, शब्द प्लस गुण प्लस अलंकार, और पूरा है संस्कार युक्त
ये है काव्य। क्या क्या है? शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार और संस्कार। अर्थ को नहीं रहने दीजिए आप। शब्द, गुण, अलंकार, संस्कार, इनसे मिला हुआ जो है वो काव्य है, अवगुणों से रहित। ठीक है। अब रुद्रट क्या कहते हैं? ननु शब्दार्थो काव्यम। आप नोट करते जाइएगा तुरंत। शब्द अर्थ से युक्त काव्य ही शब्द अर्थ से युक्त ही काव्य है, भामह के समर्थन में कहते हैं। मतलब ये मम्मट कहते हैं, काव्य प्रकाश इनका अलंकार है। तद्दोषो शब्दार्थो सद्गुणानुलंकृति पुनः स्वापी। यानी कि काव्य वह शब्द का अर्थ है जो दोषहीन गुणों से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकरण विहीन होता है। इन्होंने अलंकार जरूरी नहीं समझा, मतलब मम्मट जी ने काव्य प्रकाश लिखा है इन्होंने। कविता के 4 लक्षण इन्होंने क्या क्या लिखे देखिए। मम्मट का पूछ लिया जाता है कभी कभार। शब्दार्थ, आप जानते हैं शब्द और अर्थ दोनों का योग, और दोषहीन, दोष नहीं हो, सगुणों यानी गुणहीन हो, दुगुणों से हो, अलंकृत हो, अलंकार की आवश्यकता है भी और नहीं भी। अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं। इनको अलंकार के बारे में पूछ लिया जाता है। अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। काव्य में अलंकार न हो तो भी उसका काव्य तत्व नष्ट नहीं होता है, ये कहते हैं मम्मट जी। ठीक है। अब विश्वनाथ पे आ जाइए। 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ पे काव्यादर्श इनका भी है ग्रंथ। काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और सॉरी एक बार आप देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्य, काव्य को आगे से हटा दिया है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। किसी वाक्य में अगर रस नहीं है तो वह काव्य नहीं है, किसी वाक्य में रस है तो वह काव्य है, ये मानते हैं विश्वनाथ जी। पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। अब कहने का अर्थ ये है कि काव्य के लक्षण इतने हैं, तो ये आपसे साहित्य के लक्षण पूछ रहा है। साहित्य के लक्षण है सब ये, ठीक है, जितने भी हैं साहित्य शास्त्र इसी में आता है। जयदेव निर्दोषाया लक्षणवती सरिति गुणम गुणाया अलंकार अलंकार काव्यम इति कथ्यते, कुछ ऐसे है। सालंकार रचनात्मक वृत्ति वाक्यम नामकाम, यानी कि निर्दोष लक्षणों से और सरस हो वही काव्य है, ये कहते हैं जयदेव। विद्याधर कहते हैं शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ पुस्ततात्व काव्यम। एक हेमचंद्र जी है, हेमचंद्र कहते हैं अदोषु सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्य अलंकार। शिवेंद्र कहते हैं काव्यम विशिष्ट अर्थम साहित्य सदंकलंकृति। और कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारम शालिनी बंधे व्यवस्थितो तो काव्यम तद धावृत कारणी। ठीक है। अब कुछ हिंदी के विद्वान हैं जिनको भी हम जान लें काव्य लक्षण के बारे में। केशवदास यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बनु न फिर जाई कविता बनिती भिंती स्त्री, यानी कि कविता और स्त्री कितनी सुंदर हो बिना अलंकार शोभाहीन नहीं होती, बस इन्होंने ये कहा है। ये कौन सी परिभाषा हुई? ये तो अलंकार की जरूर हो सकती है। चिंतामणि सगुण अलंकार न सहित दोषम सहित होयम शब्द अर्थ वक्रोक्ति विधु कहत सब कोई। शब्द अर्थ दोष सहित रहित हो उसे विद्वान कविता कहते हैं। सही बात है, यहाँ तो कुछ है परिभाषा। भिखारीदास कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण सगुण अंग दूषण करे करु का पत्ता। रस जरूरी है, अलंकार आभूषण है, जरूरी है, ये भी दोष नहीं है। दोष नहीं हो, गुण जरूर हो तभी कविता करे, यानी कि रस और अलंकार जरूरी है तो गुण भी जरूरी है। ये तो मध्यकालीन विद्वान थे। अब हमारे आते हैं आधुनिक कालीन विद्वान जो हिंदी के हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ये भी आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बालकृष्ण भट्ट का जरूर आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जरूर याद कर दीजिए। ज्ञान राशि के संचित का नाम साहित्य है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये है इनकी। एक और है इनका कथन अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता एक और है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन को आनंदमयी प्रभाव डालती है, मन में आनंदमयी प्रभाव डालती है। एक और है इनका कथन
मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह गद्यात्मक हो चाहे पद्यात्मक हो। शाबाश, इन्होंने अच्छी परिभाषा दी है। अब शुक्ल जी का भी सुन लीजिए, सारे आलोचककार यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो नाम आपको आ रहे हैं हिंदी में वो समझ लीजिए आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन। आइए जानते हैं, रसमीमांसा है इनके ग्रंथ का नाम। इन्होंने लिखा है सातद्वोदृक या हृदय की गुणावस्था के लिए क्रिया किया हुआ शब्द विधान काव्य है। या जो शब्द दोबारा सुन लीजिए, सात्वोदृक या हृदय की गुणावस्था, सॉरी मुक्तावस्था, माफ करिएगा, मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य, यानी कि हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है। ये इनकी परिभाषा चलती थी पहले। और सात्वोदृक कुछ लोगों ने जोड़ दिया। और कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल ऊपर उठाकर लोकमान्य की भवभूति पर ले जाती है। जगत की नाना वृत्तियों की मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संसार होता है, कविता में होता है। एक और परिभाषा, इनकी परिभाषा क्या है कि आप ये समझ लीजिए, ये इनका कथन है जो पूछ लिया जाता है काव्य शास्त्र में। क्या है? जिस तरह आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान की दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त दशा रस दशा कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बताया था मैंने आपको चिंतामणि में। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती है आई है, और उसी को कविता कहते हैं। हृदय साधना को भाव योग कहते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष कक्ष आते हैं ये। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की ये कथन महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी के भी कुछ विचार हैं। कुछ विचार क्या है, इनके निबंधों का एक संग्रह है, कुछ विचार जिसमें साहित्य के संबंध में इन्होंने बातें कही है, आलोचना कही है मतलब। आइए जानते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है, राइट बात है, ये इन्होंने कही है। जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिल सके, हमें गति और सौंदर्य प्रेम शांति पैदा नहीं हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत न हो, सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करे, वह हमारे लिए विकार है, वह साहित्य कहलाने का अविकारी है। यानी कि इनमें से बातें नहीं हो वो साहित्य में हो, कहने का अर्थ ये है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य कला का अन्य निबंध है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध लेसन या विज्ञान से नहीं है। एक और कहते हैं कि ध्वन्यात्मक भाषा ही काव्य है। ये भाषा के संबंध मिलता है इनका। ध्वन्यात्मक वर्णों का समूह भाषा है, नादमय ध्वनि का स्वरूप ही भाषा है। इस प्रकार की बातें मिलती है सुमित्रानंदन पंथ में। और ये सुमित्रानंदन पंथ जी कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। नादमय ध्वनि को काव्य कहते हैं, मैंने आपको बताया था। नादमय ध्वनि को काव्य कहते हैं। बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि भाव प्रधान किंतु क्रमित संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पनाओं के सोच में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपता प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। यानी कि प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति ही साहित्य है, ये कहते हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, शॉर्टकट में ये मिला जाता है इनका। नगेंद्र कहते हैं, रस सिद्धांत में रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थों में कविता है। काव्य आत्मा की शरीर शब्द है, कहने का मतलब ये है। अज्ञेय कहते हैं, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द ही है, ये भी गजब परिभाषा है। धूमिल कहते हैं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, मतलब भाषा में अच्छे तरीके से बोलने का नाम ही कविता है, ये कहते हैं। साहित्य वह है जिससे चरखा सींचा हुआ किसान और समझ सके, और चरखा सींचता हुआ सरस किसान सींच सके और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके। यानी कि गांधी जी कहते हैं इस बात को। ठीक है, अब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी आप देख लीजिए एक बार। कॉलरिज क्या कहते हैं, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इज बर्थ बेस्ट ऑर्डिनेंस। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। ठीक है, विलियम वर्ड्स क्या कहते हैं, पोएट्री इज द स्पिरिटिस ओवरस्टोड ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। यानी कि पोएट्री इज द
स्पोरेंटिस और फ्लो ऑफ पावरफुल फोनेटिक्स, यानी कि पावरफुल ध्वनियों का जो है वो है एक समूह कविता। तो क्या कहते हैं इसका हिंदी में? कविता प्रबल धारा को सहज उत्संकल ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए। पीवी शैली एक और विद्वान है अंग्रेजी। ओवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और दोज डेहिमलिटी ऑफ द सोल्टियस, यानी हमारे जो कविता सुखमय सुंदर उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा हमारे सच्चे मधुर गीत हैं, वही कविता है। सर्वाधिक विषादपूर्ण और विचारों की अभिव्यक्ति ही कविता है। ठीक है, और भी इन्होंने एक और बताया है, कविता सुंदर और सुखद मस्तिष्क द्वारा सुसमृद्ध और उत्कृष्ट दोनों का संग्रह है। मैथ्यू आर्नल्ड, इनका कथन फेमस माना जाता है, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यही प्रेमचंद जी ने भी कहा है। आर्नल्ड और प्रेमचंद जी का मिल जाता है लगभग लगभग। ठीक है, एडकर एडकर एनल कहते हैं कविता सौंदर्य का लयात्मक सर्जन है। अंग्रेजी में बताने से कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, सॉरी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर बता देता हूँ। पोइट्री इज द रिलेटिविक एरिडिक्शन ऑफ द ब्यूटी। ठीक है, जॉन ड्रैगन, पोइट्री इज एन एनिमिटेड ऑफ नेचर ऑफ वर्ड्स, यानी कि कविता जो है शब्दों का, प्रकृति की शब्दों का रूप है, कुछ ऐसी कहा है। रस, कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से मूल प्रकृति का अनुसरण है। पोइट्री इज द ऑर्किलेक्टम म्यूजियम, यानी कविता तुलनात्मक संगीत है। ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो परिभाषाएं आपने पढ़ी, ये सिर्फ काव्य क्या है, कविता क्या है, उसके बारे में परिभाषाएं हैं। तो ये हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि काव्य लक्षण हम यहाँ पे खत्म माने। अब आता है काव्य हेतु। टॉपिक बहुत है आपके पास में, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, संप्रदाय है, लेकिन ये जो काव्य के संदर्भ की चीजें हैं वो हम जान लेंगे, संप्रदायों को बाद में हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिभा क्या है, काव्य की व्युत्पत्ति क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य लक्षण क्या है, काव्य के बारे में छोटी छोटी चीजें हम जान सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, काव्य हेतु जानते हैं। ठीक है, हेतु क्या है? पहले तो हेतु की परिभाषा जरूरी हो गई। देखिए हेतु क्या है, हेतुर्नानम कारणम, ये हेतु की परिभाषा है। काव्य के मुख्य 3 हेतु माने जाते हैं। काव्य के मतलब कारण क्या क्या है? ठीक है, काव्य हेतु को बड़ा पॉइंट समझ लीजिए आप। तो एक तो प्रतिभा होती है, एक व्युत्पत्ति होती है, एक अभ्यास होता है। यानी काव्य कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, कारण। तो एक तो प्रतिभा से लिख देते हैं लोग बाग, एक उत्पत्ति हो जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब प्रतिभा आ जाती है काम करते करते, और एक उत्पत्ति होती है, और एक अभ्यास सीख करके, बनावटीपन कुछ कर करके, ये कहते हैं। और तो क्या होता है कि प्रतिभा को लीनता और शक्ति भी कहा जाता है, और जो आपकी व्युत्पत्ति है उसको संगति, योग्यता और विद्वानों के साथ उठने बैठने से दिखाई दी जाती है, विद्वता दिख जाती है इससे। इससे क्या है, विद्वान लोग बाग विद्वता दिखाते हैं, तो उसको व्युत्पत्ति में माना जाता है। और कुछ अभ्यास, अभ्यास में क्या है, दिखावटीपन, बनावटीपन माना जा सकता है। मतलब जैसे प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी, और उनकी कहानी को पढ़ के मैं भी एक ऐसी ही कहानी लिख दूँ, ये हो गई अभ्यास। ठीक है, 4-5 7 कहानी पढ़ी, लिख दी कहानी। और अगर मैं साहित्य को समझ रहा हूँ, कहानियों पर रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद में एक कहानी लिख दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो विद्वता दिखाने के लिए जरूर लिखी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और कुछ होते हैं जो पैदाइशी ही कवि लेखक हो जाते हैं, होता है कबीरदास जी की तरह। देखिए कबीरदास जी ने कभी अपने आप को कवि या लेखक नहीं कहा, लेकिन ये मान सकते हैं हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक कबीरदास जी हैं। विद्वानों के मत, आइए कि काव्य हेतु के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, बस इसके लिए विद्वानों के मत अलग अलग है। मतलब अभी तो डिस्कशन बाकी है कि काव्य तत्व क्या क्या है, काव्य हेतु क्या क्या है। देखिए बाघ भट्ट कहते हैं प्रतिभा और भौगोगिकता होती है, भौगोगिकता और प्रतिभगिता होती है। भावे प्रतिभा को मानते हैं जो व्यक्ति है ना, जिस संप्रदाय से है, काव्य संप्रदाय में जो जिस संप्रदाय से है, वो उस संप्रदाय को जरूर मानेगा काव्य के लिए। कुछ अलंकार मानेंगे, देखिएगा आप। दंडी बोलते हैं प्रतिभा, निर्मलता और शास्त्र ज्ञान, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। क्या कहते हैं दंडी, दोबारा सुन लीजिए। प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, तीनों चीजें इन्होंने तीनों ही बता दी, फिर बचा क्या। देखिए रुद्रट कहते हैं, और शंकुक भी इसी तरह कहते हैं, शक्ति या प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये रुद्रट और शंकुक का माना जाता है, जो मैंने आपको बताया था वो। मम्मट, शक्ति, निपुणता और अभ्यास,
शक्ति को प्रतिभा मानते हैं सब जगह, ठीक है, जहाँ शक्ति आ गई वहाँ। जयदेव कहते हैं मूलतः प्रतिभा और बाकी सब सहायक तत्व माने जाते हैं। जयदेव सही कहते हैं अपनी जगह। व्युत्पत्ति प्लस अभ्यास बोलते हैं खेमचंद्र, सॉरी ये जयदेव व्युत्पत्ति प्लस अभ्यास बोलते हैं और हेमचंद्र बोलते हैं केवल प्रतिभा। हेमचंद्र प्रतिभावादी थे। जगन्नाथ प्रतिभा बोलते हैं, विश्वनाथ प्रतिभा अलंकार, राजशेखर क्षेमेंद्र कुंतक इत्यादि इत्यादि बहुत से लोग बाग हैं। अब एक बार थोड़ा विस्तार से और देख लें इनको। हमें क्या कहते हैं कथन के अनुसार, आप देखिए, गुरुपदेशा हेतुम शास्त्रम जगतात्रोरम प्लुप्तम काव्यम जायते जातु कश्चित प्रतिभायते। अर्थात कि गुरुपदेश और हेतु ही काव्य है। गुरुपदेश जो देते हैं उपदेश के लिए वो काव्य है, इत्यादि इत्यादि कुछ बातें कही है इन्होंने। लेकिन काव्य का आवश्यक तत्व क्या है वो जान सकते हैं आप। दंडी क्या कहते हैं, नरसिंह की, यानी कि इनकी रचना है नरसिंह की, प्रतिभा श्रुतम बहुधा निर्मला आनंदमयक्षम योगिम काव्यम कारणम से। नरसिंह की प्रतिभा और प्राकृतिक नैसर्गिकी ही काव्य का मूल तत्व है, यानी प्राकृतिकता मूल तत्व है दंडी के अनुसार। शंकुक क्या कहते हैं, शक्ति प्रतिभा रुद्रट और शंकुक का एक ही मन है। अच्छा ठीक है, दोनों का शंकुक और रुद्रट दोनों का एक ही मन है। और रुद्रट क्या कहते हैं तो देखिए, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार वस्तु को ग्रहण करने और चारुता को लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों एक स्थान पर पाए जाते हैं, वहां पर काव्य होता है। वामन क्या कहते हैं, काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और वो क्या किया है, लोक विधा और प्रकीर्ण के काठ ही काव्यांग है। प्रकीर्ण प्रकीर्ण ठीक है। अब अभ्यास शक्ति और निर्मल शास्त्राज्ञान यही है वामन का। प्रतिभा बहुकिता और अभ्यास ही काव्यांग है। प्रकीर्ण क्या है, प्रकीर्ण क्या होता है, लक्षण, अभियोग, वृद्ध सेवा और अभिक्षण, प्रतिभा, अवधान। अवधान का मतलब क्या है, चित्र की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, समाधि, सुबह जल्दी उठना इत्यादि इत्यादि। तो उपन्यास के प्रति सतर्कता, सॉरी यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्यादा लिखा है, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बहुकिता अलग चीज है। बहुकिता क्या है, पदार्थ निर्गुण है और शब्दा स्मृति है। बहुकिता मतलब बहुत सारी चीजों की बात है। मम्मट क्या कहते हैं, देखिए आप, मम्मट कहते हैं निपुणता ही जरूरी है। निपुणता लोक शास्त्र का तीनों का अवशेष है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों का तुलनात्मक मत काव्य हेतु में। तुलनात्मक कौन कौन देते हैं, दंडी क्या कहते हैं, नैसर्गिकी, अपने आप में उत्पत्ति, पूर्वजनों के संस्कार से युक्त, विशुद्ध ज्ञान से युक्त, निर्मल निर्मल प्रजा स्वरूप। ये तो कहते हैं तीनों के बारे में दंडी, सॉरी प्रतिभा के बारे में कहते हैं दंडी। और भामह क्या कहते हैं, अच्छा एक मिनट, आप एक काम करिए, अब इसको समाप्त कर दीजिए और प्रतिभा को अलग से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। प्रतिभा क्या है, प्रतिभा को बताते हैं दंडी कहते हैं नैसर्गिकी होती है, पूर्वजनों के संस्कारों से युक्त होती है, विशुद्ध ज्ञान से युक्त होती है, निर्मल प्रजा का स्वरूप होती है, प्रज्ञा होती है, ठीक है। भामह कहते हैं जिसके विरले भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है प्रतिभा। सही बात है, बहुत कम ही लोगों को मिलती है। वामन कहते हैं जन्म जन्मांतर गत काव्य रचना के संस्कार विशेष होते हैं, ठीक है, इन्होंने जन्म जन्मांतर के संस्कार बता दिए। भट्टलोलट कहते हैं प्रज्ञा नवोन्मेषी शालिनी प्रतिभा गाता स्वार्थी नवीनम, यानी कि स्वार्थता मौलिक वर्णन प्रस्तुत करे, अर्थ वर्ण विषय को नए नए रूपों में प्रस्तुत करने वाली ही प्रतिभा है। अभिनव गुप्त कहते हैं प्रतिभा के बारे में, प्रतिभा आवर्त वस्तु निर्माणम समीक्षा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण में सक्षम प्रज्ञा है, यानी कि नया मौलिक नूतन अर्थ निकालने में समक्ष है। और प्रतिभा ही ऐसी एक चीज है जो व्यक्ति को एक अच्छा साहित्यकार बना सकती है, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप देखिए, पूर्व जन्म पर बल दिया है कुंतक ने। प्रातः दिनत्वरम संस्कार प्रतिपादम प्रौढ़ा विदम कवि शक्ति, यानी पूर्व और वर्तमान के संस्कार से से मिली हुई वित्त शक्ति ही प्रतिभा है। मम्मट क्या कहते हैं प्रतिभा के बारे में, देखिए आप, मम्मट कहते हैं शक्ति या प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट साकार होता है, यानी कविता के लिए बीज रूप की तरह ही ये उत्तरदायी होती है प्रतिभा, ठीक है, यानी कविता का बीज रूप होता है प्रतिभा। जगन्नाथ क्या कहते हैं, काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिति करना ही प्रतिभा है, सृजन क्षमता ही प्रतिभा है, कहने का मतलब यह है।
महिम भट्ट कहते हैं प्रतिभा कवि की तीसरी आंख है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, बाद में पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल को। अच्छा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि क्योंकि अब नए विद्वान रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र ही है जो आगे काम आएंगे आपके बड़ी में प्रतिभा के मामले में। प्रतिभा कहती है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं प्रतिभा अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है, और नगेंद्र कहते हैं असाधारण कोटि की गंधा है, यानी कि असाधारण कोटि में व्यक्ति को ऐसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, प्रतिभा अगर हो तो व्यक्ति को बहुत बड़ा बना सकती है। प्रतिभा थी तो प्रेमचंद जी इतने बड़े लेखक हो गए कि साहित्य में उनका नाम अमर है। प्रतिभा थी तभी तो नीची जाति के कहे जाने वाले लोग भी इतने अच्छे कवि हो गए। देखिए आगे, प्रतिभा के 3 प्रकार, यानी प्रतिभा के 3 प्रकार बताए हैं। किस किस ने बताए हैं? हमारे यहाँ पर मम्मट, क्षेमेंद्र, रुद्रट, राजशेखर, हेमचंद्र और इत्यादि सभी ने क्या कहा है। एक तो कुछ ने 2 बताए हैं, राजशेखर, हेमेंद्र और रुद्रट ने 2 बताए हैं। क्या क्या बताए? गायत्री और भावित्री। ठीक है, इसका संबंध भाव से है और इसका संबंध क्रिया से है। और हेमचंद्र भी 2 बताए, सहजा और औषधि। सहजा तो सहज जन्म से, और औषधिकी का मतलब जन्म से बाद में प्राप्त करना। रुद्रट बताते हैं सहजा और उत्पत्तिया पूर्व जन्म के संस्कारों से, और इस जन्म से अर्जित हुई उत्पत्तिया, और सहजा मतलब पूर्व जन्म से। ठीक है, तो प्रतिभा आपकी समाप्त हुई। अब आती है व्युत्पत्ति। अच्छा, एक सेकेंड। प्रतिभा के बाद में आपकी व्युत्पत्ति मतलब जो है कैसे उत्पन्न होता है, काव्य अपने आप उत्पन्न होता है ना, वो वाली बात है। राजशेखर कहते हैं बहुगिता व्युत्पत्ति उचित, अच्छा, उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्रों का अध्ययन, लोक व्यवहार इत्यादि इत्यादि सब उत्पत्ति है। ठीक है, और वामन कहते हैं विद्या परिज्ञान ही व्युत्पत्ति है। रुद्रट कहते हैं कि सभ्यता और समझता ही व्युत्पत्ति है, समज्ञता व्युत्पत्ति है, ये कहते हैं रुद्रट। छंद प्लस लोक कला प्लस व्याकरण, ये है मम्मट के अनुसार निपुणता ही आपकी व्युत्पत्ति है। ठीक है, अब आप जानिए अभ्यास। निपुणता में और ये व्युत्पत्ति में एक ही है, शास्त्रीय ज्ञान जरूर होना चाहिए, बस ध्यान रखिए, सब में जोड़ सकते हैं आप। अब क्या कहते हैं अभ्यास किसको मानते हैं? वामन कहते हैं कवि कर्म में कुशलता लाने के लिए जो काम किए जाते हैं वो अभ्यास है। और दंडी कहते हैं प्रमुख हेतु अभ्यास ही है, सारे हेतु अभ्यास ही से जुड़े हुए हैं। और राजशेखर कहते हैं निरंतर प्रयास करने से ही अभ्यास पूरा होता है, निरंतर प्रयास करने से ही काव्य सही लिखने में आता है। वामन कहते हैं अवधान चित्त की एकाग्रता है। और राजशेखर फिर वापस राजशेखर का मत है मात्र थी काव्य समाधि, यानी मन ही काव्य की एकाग्रता की समाधि है। श्यामदेव का मत भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया। आगे हम चलते हैं। श्रीपत मिश्र कहते हैं कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद कहते हैं 7 वेदों के काव्य के रूप में चर्चा होती है, काव्य महत्वपूर्ण है। और भिखारी दास कहते हैं रचनाओं की शक्ति जन्मजात है, शक्ति कविता बनाई भी जिन जिन की नक्षत्र बरेनी विधाता व्यक्तिन के। काव्य हेतु क्या क्या है, पाश्चात्य विद्वानों का मत जान लीजिए एक बार। अरस्तु होरेस, काव्य की शक्ति जन्मजात है परंतु उसे अनुकरण से ही सीखा जा सकता है, या अरस्तु कहते हैं और एस भी यही कहते हैं। युंग जीवन इच्छा काव्य है, जीने की अभिलाषा काव्य है। फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड का नाम सुना है आपने, मनोविश्लेषणवादी फ्रायड। फ्रायड कहते हैं अमुक्त काम की प्रेरणा ही काव्य है, यानी कि इनको हर जगह काम ही दिखता है फ्रायड को, हर चीज को वहीं से। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जिस संप्रदाय से संबंधित है वो उस संप्रदाय में हर चीज को ले जाने की कोशिश करेगा, खास तौर पे काव्य को ले जाएगा। कुछ लोग अलंकारवादी है तो अलंकार को काव्य में ले जाते, कुछ ध्वनिवादी है ध्वनि में ले जाते हैं, कुछ वक्रोक्ति है तो वक्रोक्ति में ले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। और इलियट क्या कहते हैं? मानव के चिंतन हीनता ग्रंथ के निराकरण ही प्रवृत्ति ही काव्य हेतु है, अहम की स्थापना भी काव्य ही है इलियट के अनुसार। और कांट व इटेल सौंदर्य प्रेम अनुकरण और आत्म पदार्थ ही काव्य है, यानी कि सबकी अलग अलग परिभाषा है, इनमें परिभाषा ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो स्लो करके आराम से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी।
और एक बार देखने के बाद में ऐसा आपको लगेगा कि तैयार हो गई है, और कन्फ्यूजन में न आने की कोशिश करिएगा बस। बाकी परीक्षा में आप अवश्य सफल होंगे अगर ये 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप ढंग से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको सूत्र बता रहा हूँ, बीच का कोई काम नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि काव्य जाना, काव्य लक्षण जाने, काव्य हेतु जाने, ठीक है। अगली वीडियो में काव्य प्रयोजन जानेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं होने की वजह से वीडियो को स्थगित करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।